इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 8 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य या विकसित भारत के लिए विकसित राज्य रेट 2047 विषय के अंतर्गत नीति आयोग शासी परिषद की कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं? कितनी बैठकें आयोजित की गई ये पूछा जा रहा है। ए 5वीं, बी 10वीं, सी 15वीं या डी 20वीं? कौन सी बैठक है? ये बैठक है 10वीं, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है? ये 10वीं बैठक है। ठीक है, नीति आयोग शासी परिषद की क्या 10वीं बैठक है? ये 10वीं बैठक कौन सी है? ये 10वीं बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य रेट 2047 विषय पर केंद्रित रही, जिसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्य विशिष्ट विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करना है। इसका लक्ष्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य। इस बैठक में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने, सुरक्षा तैयारियों में सुधार लाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया। विभिन्न राज्यों ने राजकोषीय स्वायत्तता से लेकर जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सुधारों तक अपनी मांगे और प्रस्ताव प्रस्तुत किए। भारत का दीर्घकालिक विकास पथ को आकार देने में शासी परिषद की उभरती भूमिका को प्रासंगिक बनाने के लिए इस बैठक को क्रमानुसार 10वीं बैठक के रूप में चिन्हित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र ने किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए? अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए? ये अनुच्छेद 240, बी अनुच्छेद 370, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 371 या डी अनुच्छेद 239? कितना है? 239। कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये नियम जारी किए गए? तो ये नियम है ये 240 के तहत क्या है? ये नियम जारी किए गए हैं किसके? लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए। केंद्र ने अनुच्छेद 240 के तहत लद्दाख के लिए नियम जारी किए हैं, जो राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इन नियमों में निवास आधारित नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान, स्थानीय भाषाओं का संरक्षण और महिलाओं के लिए क्या प्रतिनिधित्व शामिल है। हालांकि छठी अनुसूची का दर्जा देने की व्यापक रूप से मांग की गई थी। कितने? छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग या व्यापक रूप से मांग की गई थी, फिर भी केंद्र ने लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 240 के तहत नियम बनाने का विकल्प चुना, जिससे उन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मेहराबदार रेलवे पुल चिनाब ब्रिज किस क्षेत्र में स्थित है? ये पूछ रहा है कि चिनाब ब्रिज किस क्षेत्र में स्थित है। कैसा ये सबसे ऊंचा मेहराबदार रेल पुल है? ठीक है, ए लद्दाख में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में या डी उत्तराखंड में? कहाँ पे, किस प्रदेश में है? तो ये है कहाँ पे? ये जे&के में, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चिनाब पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में, जे&के में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल होने का गौरव प्राप्त है। आर्च मतलब क्या? मेहराबदार। चिनाब नदी से
359 मीटर ऊंचा, क्या चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा, या इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस क्षेत्र का उबड़ खाबड़ हिमालयी भूभाग गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिसके लिए सीमेंट ग्राउटिंग और रॉक एंकर जैसे उन्नत भू तकनीकी समाधानों की आवश्यकता होती थी। भूकंपीय गतिविधियों और तेज हवाओं के प्रति लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया यह पुल उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में भारत की अवसंरचनात्मक क्षमताओं का उदाहरण है। सीमा संवेदनशील क्षेत्र में इसका स्थान इसके राष्ट्रीय महत्व को और भी रेखांकित करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विकासात्मक और रणनीतिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, कुल शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एमएफआई के लिए नई अर्हक परिसंपत्ति सीमा क्या है? अर्हक परिसंपत्ति सीमा क्या है, ये पूछ रहा है। ए 75%, बी 50%, सी 70% या डी 60%। तो ये है क्या है अर्हक परिसंपत्ति सीमा क्या है? ये 60% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी एमएफआई के लिए अर्हक परिसंपत्ति सीमा को क्या 75% घटाकर कितना कर दिया है? 60% कर दिया है। इस बदलाव से एनबीएफसी एमएफआई को अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने और 15% परिसंपत्ति स्थान खाली करने की अनुमति मिलती है। क्या इस कदम से परिचालन लचीलापन, बैलेंस शीट स्थिरता और बेहतर क्रॉस साइकिल आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे अंततः गरीब परिवारों को सेवा वितरण में सुधार होगा और एमएफआई को कम आय वाले और कम सेवा प्राप्त वर्गों के लिए वित्तीय उत्पादों को अनुकूल करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? भारत का वैश्विक स्थान क्या है? ए 1, बी 2, सी 4 या डी 3। तो कितना स्थान है भारत का? इसका स्थान है भारत का थर्ड स्थान है। कितना? 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तीसरा। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इसकी तीव्र प्रगति को दर्शाता है। 2014 में मात्र 2.63 गीगावाट से 2025 में 108 गीगावाट तक सौर क्षमता में 41 गुना वृद्धि के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा का एक महाशक्ति बन गया है। यह परिवर्तन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा यानी आईएसटीएस शुल्क छूट और पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों जैसे पहलों से प्रेरित है। सौर ऊर्जा पर भारत का रणनीतिक ध्यान न केवल उसके अपने सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए किस वर्ष लागू किया गया था? धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए किस वर्ष लागू किया गया? ए 1999 में, बी 2002 में, सी 2005 में या डी 2010 में। कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 2005 में, 2002 में। ऑप्शन बी है 2002 में लागू किया गया था पीएमएलए। भारत वित्तीय पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002
के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग आरएमजी को नियमित करने की योजना बना रहा है। यह कदम इस क्षेत्र के तेज विकास और अवैध वित्तीय प्रवाह के जोखिमों को देखते हुए उठाया गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स और पोकर सहित आरएमजी प्लेटफॉर्म विशेष रूप से युवाओं के बीच किफायती इंटरनेट, मोबाइल उपलब्धता और डिजिटल भुगतान के कारण लोकप्रियता में क्या तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जटिल लेन-देन स्तरीकरण और सीमा पार निधि एकीकरण के माध्यम से धन शोधन की चिंताओं से सरकार को डिजिटल गेमिंग परिदृश्य में निगरानी को मजबूत करने और कमजोरियों को कम करने के लिए 2002 के कानून को लागू करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। अगला प्रश्न है दावोजली हेडिंग। दावोजली हेडिंग का नौपसारकालीन आवास स्थल किस राज्य में स्थित है? दावोजली हेडिंग का ए मेघालय में, बी मणिपुर में, सी असम में या डी नागालैंड में। कहाँ पे है इसका? ठीक है, तो इसका है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी कौन सा? ये असम। असम के दीमा, ये असम के दीमा हसाओ जिले में, कौन सा जिला है? दीमा हसाओ जिले में स्थित 2700 साल से भी अधिक ज्यादा पुराना एक नौपसारकालीन आवास स्थल दावोजली हेडिंग है। इस स्थल पर घरेलू कलाकृतियां और प्रारंभिक धातुकर्म गतिविधियां, जिनमें पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, डोरी से चिन्हित मिट्टी के बर्तन और पीसने वाले पत्थर शामिल हैं, दोनों मौजूद हैं। जेडाइट जेडाइट पत्थरों की उपस्थिति पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों का संकेत देती है। दावोजली हेडिंग पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख नौपसारकालीन स्थलों में से एक है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को दर्शाता है। यह स्थल इस क्षेत्र के प्राचीन लोगों के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की गई है? ये पूछा है, रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की गई? ए 25 आधार का, बी 50 आधार का, सी 100 आधार का या डी 75 आधार का। कितना कटौती किया गया है? तो अब ये कटौती किया गया है ये 50 आधार का। ठीक है, 50 अंकों का आधार कटौती की गई है। रेपो दर को 50 आधार अंकों की कटौती के साथ 5.5% कर दिया गया है, जो फरवरी 2025 के बाद से तीसरी कटौती है। केंद्रीय बैंक का यह कदम ऐसे समय में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है जब मुद्रास्फीति लक्षित सीमा के भीतर है, जिससे मौद्रिक ढील की अनुमति मिलती है। 50 आधार अंकों की कटौती से सभी क्षेत्रों में उधारी लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिसका असर गृह ऋण, वाहन वित्त और व्यावसायिक ऋण पर पड़ता है। इससे ऋण की मांग को बढ़ावा मिलता है और उपभोग तथा निवेश को बढ़ावा मिलता है, जो आर्थिक सुधार के प्रमुख चालक है। इस तरह की दर कटौती मौद्रिक नीति चरण के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है और विकास को बनाए रखने के व्यापक बृहत आर्थिक लक्ष्य का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जैव प्रौद्योगिकी प्रगति पर प्रकाश डालने वाली ICGEB बैठक कहाँ आयोजित की गई? कौन सी बैठक है? ICGEB बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली में, बी ट्राई स्टे में, सी केप टाउन में या डी हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ था इसका बैठक? इसका बैठक हुआ था कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका बैठक हुआ था। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिक एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व पर जोर दिया गया।
इस अवसर पर DSTICGEB बायो फाउंड्री का उद्घाटन किया गया, जो जैव आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला सार्वजनिक घोषित मंच है। बायो ई3 नीति के अंतर्गत भारत का लक्ष्य अपने जैव विनिर्माण के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है, जिससे आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और रोजगार में योगदान मिले। ठीक है, जिस जैव अर्थव्यवस्था ये बायो ई3 मतलब कि बायो इकोनॉमिक। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था क्या है? जैव अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है, जो 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। 165 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया 2024 में। प्रमुख टीकों के विकास और वैश्विक मान्यता के साथ भारत एक वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला व्यापक दिवालियापन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा दिवालियापन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? ए 2016 में, बी 2018 में, सी 2020 में या डी 2014 में? कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2016 में। ऑप्शन बी ए है, ऑप्शन ए 2016 में। भारत ने 2016 में अपना पहला व्यापक दिवालियापन कानून लागू किया, जिसने वित्तीय संकट और दिवालियापन से निपटने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया। इस कानून का उद्देश्य पहले की खंडित प्रणालियों की जगह एक अधिक संरचित, समयबद्ध और ऋणदाता अनुकूल दिवालियापन समाधान प्रक्रिया बनाना था। इस कानून ने एक ऐसा ढांचा पेश किया जिससे ऋण वसूली में तेजी आई, उधारकर्ताओं के व्यवहार में सुधार हुआ और ऋण अनुशासन में वृद्धि हुई। इसका प्रभाव गहरा रहा है कितना? 30,000। इसका प्रभाव गहरा रहा है। 30,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा, पूर्व प्रवेश, संकटग्रस्त फर्मों की ऋण लागत में उल्लेखनीय कमी और बेहतर प्रशासन। भारत में दिवालियापन सुधारों के कालक्रम और विकास को समझने के लिए 2016 को अधिनियमन वर्ष के रूप में पहचानना महत्वपूर्ण है। थैंक यू जी, धन्यवाद।